ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉੱਤਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ। तो उत्तम जी शायद ਤੁਸੀਂ पंजाबी समझ सकते हो, तो हम बात करेंगे हिंदी और पंजाबी मिक्स में। जी, उत्तम जी आप बताओगे आपकी स्कूलिंग कैसे स्टार्ट हुई? तो मैं शुरुआत करूंगा जो कि मेरा बचपन जो है बीता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एक गांव था। तो परिवार में तो उतना ज़्यादा ये कोशिश करते हैं बचपन में कि डॉक्टर के पास ले जाएं, डॉक्टर को दिखाया जाए जी, लेकिन चूँकि कुछ हुआ नहीं। लेकिन वैसी परिस्थिति में आपका जो पेरेंट्स है उनका जो कोऑपरेशन है, या फिर हम ये कहें कि जो पेरेंट्स है उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। क्योंकि पेरेंट्स यदि बच्चों के साथ होंगे, उनको समझेंगे बच्चों को, तो फिर ब्लाइंड आदमी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो लैंग्वेज सीखने की जी, कि शुरू में 2-3 साल का उम्र होता है वो लैंग्वेज सीखने का, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का जी। चूँकि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है कि हम जो है दुनिया को देख नहीं रहे हैं जी, बाकी आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो एक सेंस कम है, तो उसका जो भरपाई है जी वो दूसरों सेंसों से होता है, जैसे कान के थ्रू जिस तरह से, या फिर बाकी चीज़ों से। तो लैंग्वेज सीखने के लिए तो जो परिवार है जी उसका साथ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि बहुत सारे जगह में ये देखने को आता है गुरदीप जी कि परिवार जो है वो ये सोचते हैं कि बच्चा जो है बाहर जाएगा तो उसको कुछ हो जाएगा, उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम आएगी जी। तो परिवार उनको घर में ही बंद रखते हैं, जेल की तरह जी। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। परिवार को इजाज़त देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि उनको बच्चों को जेल में जिस तरह के बंद कर देते हैं वैसे वो लोग परिवार के लोग बाहर जाने नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि बाहर हमारा बेटा कैसे रहेगा, कैसे सरवाइव करेगा। तो ऐसी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है कि हम जो है बच्चों को उनका फ्रीडम दें, उनके साथ परिवार वाले रहें, उनकी केयर करें, और ये भी हो कि उनको नए दोस्त भी बनाने दें जी। और जब 5-6 साल की उम्र में होते हैं जी जी, तो मैं चाहूँगा कि उनको स्कूल भेजें। या तो स्पेशल स्कूल भेज सकते हैं जिनमें ज़्यादातर ब्लाइंड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जी जी, और या फिर नॉर्मल स्कूल भी भेज सकते हैं। क्योंकि आज गवर्नमेंट का जो राइट टू एजुकेशन है जी जी, जो 2009 में पारित हुआ था, उसमें ये चीज़ है कि कोई भी स्कूल है वो डिनाई नहीं कर सकता। उत्तम जी, जैसे आपने बताया कि जो स्कूल होते हैं कि बच्चे को जब स्कूलिंग शुरू होती है तो उनको एक तो स्पेशल स्कूल होते हैं, एक नॉर्मल स्कूल होते हैं। अगर वो नॉर्मल स्कूल में जाएंगे तो कैसा रहेगा? स्पेशल स्कूल में यदि कोई जाएगा तो उसका थोड़ा सा फायदा ये होता है जी, क्योंकि वहाँ सारे ब्लाइंड ही बच्चे हैं जी। तो वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, घूमते हैं कंधे से कंधे हाथ रख के जी, टहलने जाते हैं, खेलते हैं साथ में जी, मैदानों में जाके क्रिकेट खेलेंगे, बाकी चीजें करते हैं जी। लेकिन नॉर्मल स्कूल में जाने पे कुछ जगह ये प्रॉब्लम्स आती है कि दोस्त आसानी से बनते नहीं हैं जी, लोग समझ नहीं पाते। इवन टीचर्स जो पढ़ाता है जी वो भी बच्चे को समझ नहीं आता है जी। अच्छा, स्पेशल स्कूल का ये भी फायदा है कि आपको अक्षर ज्ञान है, जो ब्रेल स्क्रिप्ट है जी जी, उसका जल्दी नॉलेज होगा। अब नॉर्मल स्कूल में भी ये प्रावधान है, ये नियम है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक स्पेशल टीचर होगा जो ब्लाइंड स्टूडेंट को पढ़ाएगा जी। लेकिन आपको पता है इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट ये फॉलो नहीं करते। तो मैं चाहूंगा जो पंजाब में जो बच्चे हैं जी, वो लुधियाना है, अमृतसर है, जालंधर, इधर जो स्कूल है, मैं लुधियाना का जानता हूँ जी, वहाँ 2 स्कूल्स हैं, तो वहाँ कंसीडर करें। स्कूल में स्टडी का जो मोड कैसे होता है? आप कैसे पढ़ोगे? आप सुनकर जैसे पढ़ोगे, और लिखना आपने कैसा स्कूल में जो शुरुआती होता है उसमें हम सुन के नहीं पढ़ते, उसमें भी हम लोग हाथ से छू के पढ़ते हैं जी। कोई भी अक्षर होता है तो ये एक स्क्रिप्ट ही होता है, जैसे आप लोगों का स्क्रिप्ट होता है देवनागरी स्क्रिप्ट जी, तो उसी तरह का हमारा एक ब्रेल लिपि होता है जी। उसमें एक कागज में एक बिंदु के समान है ना जी जी, वो चीजें हो जाती तो उसको हम हाथ से छू के पढ़ते हैं। और लिखने के लिए एक इंटर पॉइंट आता है, तो उसमें वो जो अक्षर है जिसको हम छू के पढ़ते हैं जी, वो चीजें वो ब्रेल लिपि में बना देता है। तो ये जब आप बच्चे जाते हैं स्कूल में जी, तो उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको अक्षर पढ़ना है,
किस तरह से आपको लिखना है, शुरू से ही अक्षर ज्ञान, जिस तरह से आपको अनार आ ये बाकी चीजें ABCD पढ़ाई जाती है स्कूल में जी, ये उसी तरह से वहाँ भी ब्रेल लिपि स्कूल जाने के लिए आपको क्या क्या सबसे बड़ा दिक्कतें दिक्कत तो ये आया कि पेरेंट्स भेजने के लिए ही तैयार नहीं थे। हैं? जी उनको लगता था कि हमारा बेटा जो है अकेले कैसे रहेगा, जी अकेले इतनी दूर हम अपने गांव से कैसे भेजेंगे। और ये बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि वो अपने बच्चों को सोचते हैं कि वो घर में ही रहे, होगा तो भी हम उसको खिला लेंगे। जी तो ये बहुत गलत चीज़ है, उनको कम से कम आपको भेजना चाहिए स्कूल में, क्योंकि आप तो अभी खिला दोगे, अभी आप उनको खाना बना के दे दोगे, जी लेकिन आज से 20-30 साल बाद जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो फिर उनको खाना कौन देगा, उनको कौन खिलाएगा, उनकी 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 केयर कौन करेगा। जी तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप अपना इस टाइम का जो वो है स्वार्थ है उसको छोड़ के उनको स्कूल भेजे। तो ये पहला प्रॉब्लम आया। दूसरा जगह गया तो मुझे बड़ा घर की याद आती थी जब स्कूल गया तो। जी जी वो सभी को आती है। तुम हाँ। जैसे आपने बोर्ड का स्टडी कर लिया, सेकेंडरी स्टडी कर लिया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया जहाँ है। से शाहरुख खान पढ़े हैं हमारे। अच्छा, उस कॉलेज में आप कैसे आप में आई? ये जब मैं 11वीं 12वीं में था जी। तो हमारे स्कूल में बड़ा ये चीज़ था कि हमारे स्कूल से आज तक कोई बाहर नहीं गया था छत्तीसगढ़ से। जी लोग छत्तीसगढ़ में ही रह जाते थे। जी मेरे भैया यहाँ दिल्ली में काम करते थे तो मेरे को ये था कि अच्छा परसेंट लाना है और दिल्ली जाना है। मेरे यहाँ हाईएस्ट परसेंट 80% आया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की 12वीं में। जी तो मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली में कहाँ जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है। मेरा को 12वीं में ये था कि अच्छा परसेंट आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए। जी तो 12वीं में जब मेरे 85% आए तो फिर उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली आया। 2 महीने सबसे पहले मैंने कंप्यूटर सीखी, क्योंकि मुझे लगता था कि यदि मैं दिल्ली आऊँगा तो मुझे लोगों के बराबर आना चाहिए। हाँ, कंप्यूटर हम लोग एक सॉफ्टवेयर आता है जॉस NVDA ये टाइप की स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर आता है। जी तो वो करता क्या है कि आपके स्क्रीन में जो भी लिखा होता है जी उसको बोल देता है। जी सब सरल भाषा में ये कहें कि हम जो भी टाइप करते हैं ए टाइप करेंगे तो वो ए बोलेगा, या फिर कोई भी किताब लिखा हुआ है तो वो उसको बोल के बताता है। जी तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसके थ्रू हम सारा चीज़ जितना भी सॉफ्टवेयर है लिखने पढ़ने का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, जी तो वो हम कंप्यूटर जो है 2 महीने में हम सीखे। उसके बाद जब एडमिशन की बारी आई जी तो सबसे पहले कट ऑफ के हिसाब से मेरा हंसराज में हो रहा था। जी लेकिन वहाँ ये कहना था कि आपको जो है 4 सब्जेक्ट में म्यूजिक को हम नहीं जोड़ेंगे। जी तो हम लोग फिर दौड़े इधर उधर अधिकारियों के पास। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल आता है जी तो वहाँ से जब उन्होंने रिकमेंडेशन भेजा कि नहीं भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फिर प्रिंसिपल ने एडमिशन दिया। तो इस तरह से हंसराज में मैं गया तो मुझे हंसराज के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कितना बड़ा कॉलेज है। तो कॉलेज में जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वहाँ पे कैसा व्यवहार होता है? वो कैसे स्टडी करते हैं? नहीं, वो कॉलेज में तो स्कूल में तो ये होता है कि आप ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, ठीक है जी। सारी किताबें जो है ब्रेल में छप के आती हैं, तो आप हाथ से छू के पढ़ सकते हैं। लेकिन कॉलेज में किताबें 400-400 500-500 पेज की एक एक किताबें आपको 2-2 3-3 10-10 दिन में पढ़ना है। जी तो ये ब्रेल में पॉसिबल नहीं होता है। जी तो फिर ऐसी स्थिति में हम या तो ऑडियो से पढ़ते हैं यानी कि सुन के पढ़ते हैं, 2 ऑप्शन होता है, या तो फिर हम कंप्यूटर से पढ़ते हैं। जी तो शुरू की पढ़ाई मैंने ऑडियो से करी, सुन के पढ़ते थे किताब को, माइंड में बैठा लेते थे। उसके बाद फिर हम लोग चूँकि अंग्रेजी में चीज़ें पढ़ाई होती थी तो 1 साल बाद हमने लैपटॉप से पढ़ना शुरू किया, PDF में जो किताबें आती थी। PDF को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर होता है? PDF को पढ़ने के लिए जो उनका अडोबी रीडर होता है जी, तो वो जो हम जैसे मैंने बताया NVDA या जॉस, ये 2 जो सॉफ्टवेयर होते हैं जी। जिस तरह वो कंप्यूटर में सारी चीज़ लिखा हुआ है वो पढ़ के बता देते हैं, वैसे ही वो PDF को भी पढ़ के बता देते हैं। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आजकल जो मोबाइल ऐप हैं जी वो भी आजकल PDF पढ़ देते हैं, जैसे कीबो है या वॉइस ड्रीम रीडर, वॉइस अलाउड रीडर, ये सब ऐप भी हैं, तो ये भी पढ़। जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो मोबाइल को ऑपरेट नॉर्मल लोगों की तरह ही कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या करना होता है? मोबाइल में हर एक मोबाइल में जितनी भी मोबाइल फ़ोन बनती है जी, एंड्रॉयड हो या आईफोन जी, उसमें सेटिंग्स के अंदर एक एक्सेसिबिलिटी का फीचर होता है जी। आपको जाके जस्ट उसको ऑन ही करना होता है। एक टॉक बैक का ऑप्शन होता है एंड्रॉयड में, ठीक है, और आईफोन में सीरी का एक ऑप्शन होता है। तो आप जब उसको ऑन करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें सारी चीज़ें वो पढ़ के बताना शुरू कर देता है। और आपको ओपन करने का एक ही तरीका होगा जी। जैसे आप नॉर्मल है तो आप सिंगल टच से ओपन कर पाएंगे कोई भी फंक्शन, तो उसमें आप जब सिंगल टच करेंगे तो वो चीज़ें पढ़ के बताएगा, और उसको जब आप डबल टच करेंगे कोई भी फंक्शन पे तो वो फंक्शन खुल जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद आपने मास्टर की है हिस्ट्री में, हाँ, JNU से। JNU से।
तो आपका मास्टर करने के लिए कैसे तैयारी की और वो उसमें क्या दिक्कतें आई आपको? जेएनयू में जाने के लिए तो कोई भी सपने में सोचा भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था जी तो हुआ ये था कि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे जी वहाँ भी। जी तो हंसराज में 1 साल तो पूरा लग गया अंग्रेजी सीखने में ही। जी तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से मैं अंग्रेजी में किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। जी तो अंग्रेजी में किताब पढ़ने से ये फ़ायदा हुआ कि भारत के लेखकों के अलावा जो दूसरे देश के भी लेखक हैं, जी जी दूसरे देश के भी अच्छे अच्छे लेखक हैं, उनको पढ़ने का मौका मिला। जी तो इससे ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया जी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब आगे अप्लाई किया जाए। तो मैं केवल 2 ही जगह अप्लाई किया था, एक तो जेएनयू में जी और दूसरा है डीयू में। तो डीयू में तो मुझे पता था कि शायद हो ही जाएगा, जी जेएनयू का कभी सपने में नहीं सोचा था। तो जेएनयू का ये हुआ कि मैंने लाइफ में पहली बार अंग्रेजी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखा। ओके इससे पहले मैं अपनी जितने भी एग्जाम जेएनयू का रिजल्ट भी आया तो शुरू में मुझे ये लगा कि शायद ये हकीकत नहीं है, मुझे लगा कि वेबसाइट वालों ने गलत छाप दिया। लेकिन जब अवार्ड लेटर आया तब यकीन हुआ कि अच्छा। जैसे आपने बोला कि आपने एग्जामिनेशन लिखा, हम्म। तो एंट्रेंस लिखने का क्या तरीका था? वो था कि एक राइटर के थ्रू हम लोग लिखते हैं एग्जाम। जी तो उसमें होता ये है कि जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं तो जब हम पेपर देने जाते हैं जी तो एक और हम अपना एक साथी ले जाते हैं तो वो हमें क्वेश्चन पढ़ के सुना देता है। जी फिर जो भी आंसर हम उसको बताते हैं तो वो वही चीज़ जो जो हम बोलते जाते हैं वो लिखते जाता है। तो इस तरह से हम लोग पेपर पहले देते थे जी कॉलेज तक। स्कूल में भी 10वीं और 12वीं का बोर्ड भी ऐसे ही दिया कि एक क्लास नीचे एक आदमी आता बंदा बैठता था हमारे पास जी और उसको हम आंसर बताते थे तो लिखता था। लेकिन जब मैं जेएनयू में गया तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि क्यों ना मैं अपना एग्ज़ाम खुद लिखूं। तो मैंने फिर लैपटॉप से लिखना शुरू किया था जेएनयू में। ओके, ये तो यहाँ भी पंजाब में भी मैंने अपने लैपटॉप से ये exam एजुकेशन के अलावा हम्म, आप रोड पे चलते हो, ठीक है, ट्रेन में जाते हो या फिर कहीं कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाते हो, तो वहाँ पे आपके कैसे आप चल सकते हो? आप आपने लिफ्ट में जाना है तो लिफ्ट में कैसे जाओगे आप? आपको कैसे पता चलेगा कौन सी फ्लोर है? अगर आपके पास कोई साथी नहीं है, तो जैसे हमने मूवी देखी थी दोस्ती मूवी पर अगर साथी होते हैं, वैसा कोई कोई साथी आपका नहीं है तब कोई क्या साथी नहीं है, तो आपका साथी कौन होता है? वैसे स्थिति में हमारा साथी होता है, एक छड़ी होती है, श्वेत छड़ी बोलते हैं। जी इसके ऊपर 15 अक्टूबर को व्हाइट कैन डे भी मनाया जाता है। तो ये एक ऐसी होती है, एक लंबी सी छड़ी होती है, वो फोल्ड भी हो जाती है। जी तो उससे क्या होता है, हमें आगे अपने सामने वाले आने वाले जो गड्ढे होते हैं जी या फिर दीवार होती है या फिर रास्ते में जो भी कुछ जो होता है जी वो हमें पता चल जाता है। और उसी तरह से जब हम रोड क्रॉस करते हैं जी तो रोड में जो गाड़ियां आती हैं जी वो भी अपने आप रुक जाती हैं कि उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये ब्लाइंड आदमी जो है रोड क्रॉस कर रहा है। उसके अलावा यदि कोई आसपास की जगह में जाना है जी तो 1-2 दिन में हमें आइडिया हो जाता है जी कि कौन सा दुकान कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर रोज हम मैस जा रहे हैं तो हमें वो गलियां जो है हमारे माइंड को मैप बन जाता है कि अच्छा यहाँ पर से यहाँ पर जाने पे यहाँ मुड़ना है। और रोड में जैसे आप जाते हो रोड, तो वहां पे भी कोई वहां पर आवाजें होती, 2 चीजें होती है, एक तो छड़ी एक हमारा हेल्प करता है, दूसरा आवाजें। हम हर गाड़ियों की आवाज को हम पहचान लेते हैं, चाहे वो कार हो, बाइक हो या फिर कुछ भी हो। तो हम उस हिसाब से क्रॉस करते हैं, हमारा जो कान है वो इसको डिटेक्ट कर लेता है। जी उत्तम जी, इसके अलावा हम्म, कैंपस में आपने जेएनयू से स्टडी किया, एमए किया, उसके बाद आप आए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, हम्म। तो कैंपस में जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वो कैसी पॉलिसी होनी चाहिए जो कैसी कहीं पे नहीं है? यहाँ तो मैं सही बताऊँ कहीं पे भी नहीं है। जेएनयू का भी मैं बोलूँ या पंजाब में बोलूँ या फिर जहाँ पर मैंने स्कूलिंग की, जी ज़्यादातर जगह जो है एक्सेसिबल नहीं होती है। जी ठीक है, सड़कें एक्सेसिबल नहीं होती हैं, जगह जगह फुटपाथ टूटे पड़े होते हैं, जी बिल्डिंग जो होती है वो एक्सेसिबल नहीं होती है, लिफ्ट नहीं लगे होते हैं, रैंप नहीं लगे होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट का एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन था जी उसको लागू करना चाहिए। ये कोई भी बिल्डिंग है जी जिसमें साफ साफ था कि 2020 तक सारी बिल्डिंग को एक्सेसिबल आपको बना देना है, वो आज तक नहीं बनी है। उसके अलावा सड़कें जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं हैं। उसके अलावा मैं कहूँ कि गाड़ियाँ जो हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए, चाहे बस हो या फिर जी रेलवे है वो भी एक्सेसिबल होना चाहिए। रेलवे में हमको बड़ी दिक्कत होती है सीट ढूंढने में या फिर बहुत सारी जगहों में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं एक्सेसिबल को लेकर। खासकर यूनिवर्सिटी में मैं बताऊं तो यूनिवर्सिटी में जगह जगह पेड़ पौधे लगे हैं वो तो अलग ही है, खंबे गाड़ दिए गए हैं, जगह जगह गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं। जी तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत का सबब बनती है। हाँ, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आप मूवीज कैसे देखते हो? जी, मूवीज़ देखने का पहला तो ये है कि जो पहले की फिल्में आती थी जी
वो बड़ी एक्सेसिबल होती थी, हम ये कहें शब्दों में, क्योंकि वो ज़्यादातर डायलॉग ओरिएंटेड होती थी। फिल्मों में डायलॉग बहुत ज़्यादा होते थे। जी जी। ठीक है, मारपीट के अलावा जितनी भी चीज़ें होती थी वो सब समझ में आ जाती थी। जी जी। आजकल जो फिल्मों का चूंकि मेथड बदल गया है जी, बहुत सारा विजुअल से इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो उसका एक सॉल्यूशन आया है ऑडियो डिस्क्रिप्शन करके। ओके। तो उसमें ये होता है कि जो भी सीन होता है जी उसको एक जो बंदा है वो आके अलग से डिस्क्राइब कर दिया जाता है, और वो जब म्यूजिक चल रहा होता है फिल्म में, जी। आपने देखा होगा बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, जी जी। तो उस समय आ जाता है। तो इसके बड़े अच्छे एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। जी तो आप लोग जो फिल्म देखोगे वो अलग ऑडियो होगा। जी। हमारे लिए वहीं पर जैसे भाषा चेंज करने का होता है, आप हिंदी की फिल्म को पंजाबी में देखना चाहते हैं, तमिल में, जी जी। उसी तरह एक ऑप्शन आता है ऑडियो डिस्क्रिप्शन का। ओके। तो उसमें जब फिल्मों का नाम लिखा रहता है या फिर कोई किसी को मार रहा है तो किस तरह से मार रहा है तो वो बताती रहती है, कोई लड़की या लड़का है। इसके अलावा उत्तम जी, आप में जो टैलेंट है, आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है। स्कूल में मैंने म्यूजिक की पढ़ाई की थी। जी तो ये म्यूजिक बहुत ज़्यादा ब्लाइंड लोगों को बहुत अपील करता है, मैं ये ऑनेस्टली कहूँगा। जी जी। और ज़्यादातर जो ब्लाइंड लोग हैं जो स्कूल में यदि म्यूजिक पढ़ते हैं जी। तो बहुत सारे लोग हैं वो अपना करियर भी बनाते हैं। जैसे रविंद्र जैन जी हैं, जिनकी फिल्म, हाँ, रविंद्र जैन जी जिन्होंने रामायण में जो म्यूजिक दिया था रामानंद सागर का, जी जी। उसके जो गाने थे उन्होंने बनाए थे। या फिर आप राम तेरी गंगा मैली एक फिल्म देखे होंगे, जी जी। हिना देखी होगी, जी। उसके जो गाने थे वो उन्होंने बनाए थे। तो जो ब्लाइंड लोग हैं वो तो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो तो आराम से एक ऑर्डर में जमा हो रहता है। जी वो हम लोग के लिए सीखना बड़ा इजी होता है। तो जब हम स्कूल में सीखते हैं तो हमको आइडिया हो जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट के कौन सा स्वर कहाँ पर है। जी। तो उसके हिसाब से फिर हम रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें बैठ जाता है मन में। जी। इसके अलावा उत्तम जी, जैसे फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कैसे चलाते हो? वो तो हम चलाते हैं दोनों तरह से, या तो मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी। तो लैपटॉप में तो मैं बताया जैसे जॉज या फिर एनवीडीए, ये इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम वेबसाइट खोलते हैं फेसबुक का, चाहे वो facebook.com हो या m.facebook.com हो। जी। या उसके अलावा हम यूट्यूब भी चलाते हैं। तो वो हम वेबसाइट खोल के वहाँ पर जो भी ऑप्शन होता है वो पढ़ देता है। चाहे आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको मुझे दिखा देगा कि गुरदीप है सेंड। आपको कभी ऐसा लगा है किसी और से अलग हो? बहुत लगता है, बहुत बहुत समय में तो लगता भी है कि ये ज़िंदगी जो है ख़राब हो गई है इस तरह से। जैसे दिल्ली में हम लोग थे तो हमको लगता था कि बस पकड़ने में बड़ी दिक्कतें होती थी। जी। वहाँ जो बस है वो नंबर होते थे। जी। तो लगता था कि यार यदि ब्लाइंड नहीं होते तो यार अच्छा होता, कम से कम बस में तो चढ़ पाते। तो हमको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता था वहाँ पर कि कोई हेल्प किया तब बस में बैठ जाए। उसी तरह से कई लोगों बार होता था कि कोई किताब आई, वो यदि पीडीएफ में नहीं है तो हमको बड़ा फील होता था कि काश हम वो चीज़ पढ़ें। या टीचर ब्लैक बोर्ड में लिखता है तो वो हम देख नहीं पाते, तो हमको ऐसा फील होता है कि काश यदि ब्लाइंड नहीं होते तो ये चीज़ें। बहुत सारे जगहों पे होता है। अब जैसे लोग शादी वादी करने जाते हैं, जी जी। ब्लाइंड लड़के लोग अपने लिए जब एजुकेशन नौकरी होता है, लोग अपनी बेटियां शराबी कबाबियों को देना पसंद करते हैं, लेकिन एक ब्लाइंड आदमी जिसके पास नौकरी है, जो अच्छा ज़िंदगी जी रहा है, उसको अपनी बेटियां नहीं देना चाहते। तो इस तरह का जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लगता है ज़रूर कि हमारी ज़िंदगी बहुत अलग है। उत्तम जी, इसके अलावा आप जैसे यहाँ तक आए, आप छत्तीसगढ़ से, फिर दिल्ली में आए, दिल्ली से चंडीगढ़ आए, आपने एमए किया, अभी पीएचडी कर रहे हो, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो आप तो और लोग हैं जो बैकवर्ड एरियाज में हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते? ब्लाइंड स्टूडेंट है, ब्लाइंड बच्चा है, जब बाय बर्थ है, जब बाद में हो गया, वो अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पहले घर से निकलने की इजाज़त दे। जो भी पेरेंट्स हैं, मैं ये चाहूँगा कि अपने बच्चों को, ठीक है आप कुछ सिखाएं शुरू में, चलना का, ये बोलना, जो भी चीज़ है, उसके बाद उनको आप स्वतंत्र छोड़ेंगे। जब आप उसको स्वतंत्र छोड़ेंगे तभी वो चीज़ें सीखेंगी। उसके अलावा उनको स्कूल भेजें, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप स्कूल नहीं भेजोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसको, बड़े होके बाद उसके बाद शायद नौकरी, बाकी चीज़ों में बहुत दिक्कत होगी। आपको पता है कि जब नॉर्मल लोगों के पास नौकरी नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं इनके लिए कितनी ज़रूरत है शिक्षा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं चाहूँगा कि ब्लाइंड लोगों को आप प्रेरित करें साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए। टेक्नोलॉजी से यदि वो जुड़ेंगे तो कम से कम ये तो रहेगा कि आप जो है नॉर्मल आदमी के बराबर आप आ पाएंगे। 100% नहीं तो 90% इक्वालिटी आपको मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा आप कविता भी लिखते हो? जी,
मैं तो ये सही बताऊं कि मैं एकदम प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक कविता ने बहुत ज़्यादा पहचान दिला दी थी जी यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में आने पे, जब सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हो रहा था। जी जी और एक भारतीय नागरिक के नाते मेरा भी कर्तव्य है कि जिस देश से हम लोग ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, हालांकि इस सरकार में बड़ी कमियां हैं, और उसी चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए हम गए थे। तो एक कविता मैंने पढ़ी थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जी तो वो मैं आपके बीच सुनाना चाहूँगा कि जिस देश में गाली देना आम बात हो, जी जिस देश में गाली देना आम बात हो, जिस देश में आम कैसे खाते हैं यह पूछना आम बात हो, जी जिस देश में विकास के लिए रोना आम बात हो, उस देश की क्या बात हो, उस देश में क्या बात हो। जी जिस देश में पेड़ों की पूजा करना आम बात हो, जी जिस देश में पेड़ों की पूजा करना आम बात हो और उन्हीं पेड़ों को काटना भी आम बात हो, उस देश की क्या बात हो, उस देश में क्या बात हो। जिस देश में औरतों को देवी मानना आम बात हो, जिस देश में औरतों को देवी मानना आम बात हो और उन्हीं की गर्भ में हत्या करना भी आम बात हो, उस देश की क्या बात हो, उस देश में क्या बात हो। जी जिस देश में घर जलाना आम बात हो, जी जिस देश में घर जलाना आम बात हो और उन्हीं आशियानों के लिए तड़पना भी आम बात हो, उस देश में क्या बात हो, उस देश की क्या बात हो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत समा देने शुक्रिया के लिए। आपने बुलाने के लिए और आप बात करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी, और आपने जो स्टूडेंट हैं जो ब्लाइंड हैं उनको पढ़ने के लिए भेजेंगे, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਲਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।